आरक्षण पर कुठाराघात है। ये हमारे एससी एसटी समाज को एक तरह से बिल्कुल निर्वक्त करना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं स्वतंत्र वहीं तक हूँ जहाँ तक किसी की स्वतंत्रता हनन ना हो। 100-150 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवारों से ही न्यायाधीश निकलते हैं। क्या वो जन्म से पैदा होते हैं न्यायाधीश? अगर हमारे बच्चों का या हमारे क्रिमिनल का हमसे नाम लेके हमारा आरक्षण छीना जाएगा, एक तरह का ये आरक्षण छीनने वाला प्रावधान है। मान लिया 5 बच्चों में से एक नौकरी पा गया, 4 को आरक्षण की जरूरत है, तो वो चारों को आरक्षण कैसे मिले? उसका भी तो प्रावधान गवर्नमेंट को देखना चाहिए। लोगों को पूरी शिक्षा नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, तो इन्होंने सोचा कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया जाए। ये जातियों में से जातियां निकाल रहे हैं, तो मैं इसका समर्थन पूरी तरह से नहीं करता। जनगणना आप करने रहे, आपको दिख रहा है कि जनगणना अगर हम करेंगे तो हमारा फेलियर होगा, तो अपने फेलियर को टालने के लिए जजों के ऊपर टाल दिया। मैं चंद्रशेखर रावण की दी गई बाइट से पूर्णतः सहमत हूँ, उनका समर्थन करता हूँ। उन्होंने वास्तविकता बात कही है। लग क्या रहा है कि जो हमारे वकील हैं वो भी इनके बराबर लड़ने लगे, जो हमारे लोग हैं वो इनके बराबर बैठने लगे। जलन वाली बात हो गई अब। जलन वाली, एकदम स्पष्ट जलन वाली बात है। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी रिजर्वेशन में कोटे में कोटा लागू कर दिया है। इस पूरे मुद्दे के बाद कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े हैं, कुछ लोग इसके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। अभी हम गाजियाबाद में मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग बहुजन से बातचीत करते हैं। इस पूरे फैसले के बाद इनकी क्या राय है, इसका कितना समर्थन करते हैं और अगर समर्थन नहीं करते उसके पीछे क्या तर्क है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट डीपी मौर्य है। एडवोकेट साहब, मुझे आप एक बार बताइए, आप तो खुद तो वकील हैं, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट देखा उसमें क्या समझ में आया आपको? देखिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे कांच के गिलास में आधा गिलास पानी हो तो कुछ लोगों की सोच होती है कि ये आधा खाली है, कुछ लोगों की सोच होती है कि ये आधा भरा हुआ है, और अपनी अपनी जगह मैं समझता हूँ कि दोनों ही ठीक है। इस फैसले को समझने के लिए सबसे पहले तो आरक्षण नीति पे जाना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण संविधान में दिया था वो आर्टिकल 341 के तहत है, उसको जानना ज़रूरी है। उसको जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। ये राजनीतिक स्टंट है जो संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला जल्दबाजी में दिया है, मैं इसका भरपूर समर्थन नहीं करता हूँ। एक तरह से इसमें क्या है कि ये कोटे में कोटा जो है, ये बॉक्स में बॉक्स की नीति है। इसमें सभी लोगों को एकजुट होकर के इसका मैं समझता हूँ कि विरोध करना पड़ेगा। अच्छा, कारण क्या है विरोध का? इसका कारण ये है कि मान लिया कि आज हमें 17% का आरक्षण मिलता है, और आरक्षण मिलने के बाद में अब हमारी जातियों में जातियाँ निकाली जाएंगी। लगभग एससी एसटी में 1250 जातियाँ आती हैं, और 1250 जातियों में कुछ जातियां ऐसी हैं जैसे जाटव समाज ले लीजिए। जाटव समाज थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा समाज होने के साथ साथ वो थोड़ा सा साधन संपन्न है, तो उसके ऊपर ये एक तरह से कुठाराघात है। दूसरी बात ये कि जो ये जाटव समाज से नीचे की जातियां आती हैं, जैसे कोल, भील, कंजर, रैये, रांगड़, इस तरह से कुछ जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, नाम तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इन जातियों को पूरा आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। उसका कारण भी सरकार है, ऐसा नहीं है कि उसका कारण सरकार नहीं है। उसका कारण सरकार को मैं इसलिए मानता हूँ कि जो जैसे आदिवासी लोग हैं, कंजर लोग हैं, कोल लोग हैं, भील लोग हैं, रैये लोग हैं, रंगड़ लोग हैं, इनका जो रहने का, खाने का, पीने का जो स्थान है वो बिल्कुल गांव से हटके, शहर से हटके एक तरफ इन्हों को डाला हुआ है। इन्हों को एक तरफ से कामगार की श्रेणी में आते हैं, ना तो इनको कोई सुख सुविधाएं दी जाती हैं, ना इनको शैक्षणिक योग्यताओं का कोई अनुसंधान दिया गया है। इस तरह से इन्होंने बांटने का काम किया है। ये जातियों में से जातियाँ निकाल रहे हैं, तो मैं इसका समर्थन पूरी तरह से नहीं करता। एक क्रीमी लॉ करके होता है, जिसमें आपने अभी पहले हम बातचीत कर रहे थे, तो क्रीमी लॉ का प्रावधान ये है कि अगर आप एक समुदाय से उठकर आरक्षण के तहत आप वेल सेटल हो चुके हैं तो अब आपकी एक ही पीढ़ी को आरक्षण मिलेगा। उससे आप सहमत हैं? क्रीमी लेयर में क्या है कि मान लिया जाए कि जैसे कुछ मापदंड भी हैं शायद। हाँ, जी। क्रीमी लेयर का ये है कि जैसे प्रति वर्ष 8 लाख रुपए हमारी आमदनी होती है, तो उस व्यक्ति को क्रीमी लेयर की श्रेणी में ला दिया जाता है।
जिस व्यक्ति की इनकम 8 लाख रुपए होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपने बच्चों को सही से पढ़ा लिखा सकता है, उनको सही से शिक्षा प्राप्त करा सकता है। उसका आरक्षण यदि समाप्त मान भी लिया जाए, मान लिया एक पिता के 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों को वेल सेटेड करने के लिए उसको मेहनत मशक्क़त तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें एक कारण ये है कि पाँचों बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता। मान लिया 5 बच्चों में से एक नौकरी पा गया, 4 को आरक्षण की ज़रूरत है, तो वो चारों को आरक्षण कैसे मिले, उसका भी तो प्रावधान गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हर व्यक्ति का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। दिमाग के तौर पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं फिर? नहीं, मैं दिमाग के तौर पे नहीं कर रहा हूँ मैं मांग। देखिए, दिमाग ये तो इस संसार में हर प्रकार का व्यक्ति है। कोई सामान्य दिमाग वाला है, कोई दूरदर्शी है, कोई पारदर्शी है, कोई न्यायदर्शी है। हर तरह का दिमाग वाला व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि भाई हर व्यक्ति का दिमाग एक जैसा होता है। एक पिता के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता। मान लिया जाए कि एक बच्चे को जैसे नौकरी मिल गई, तो दूसरा जो बच्चा है वो इतना दिमाग नहीं रखता कि भाई मैं इस नौकरी के जो है मेरिट से ऊपर जा कर के प्रतिशत नंबर ला सकूं। अगर वो आरक्षण की श्रेणी में आता है और मेरिट की टच में आता है और यदि उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें मुझे अब एक सवाल का जवाब दीजिए। अब पिता 5 बच्चों को सुविधा मुहैया करवा सकता है, अच्छी शिक्षा दिला सकता है, अच्छी ट्यूशन दिला सकता है, अच्छी कोचिंग करवा सकता है। अगर वो बच्चा काबिल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का भी फेलियर है ना। उस बच्चे ने मेहनत नहीं करी है। बच्चे का फेलियर तो हाँ, ये भी मैं मान सकता हूँ आपकी बात कि बच्चे ने अगर मेहनत अच्छी की होती, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चा अगर अच्छी मेहनत भी करे तो उसका जो रोल नंबर होता है या उसकी जो पेपर बुक होती है, आजकल क्या है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसका फॉर्म फिल होता है, उसमें एक जाति नाम का कॉलम होता है, तो उसमें उसको लिखना पड़ता है कि भाई आप कौन सी कैटेगरी से हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जर्नल हो। तो वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं डाउट महसूस होता है कि अगर उस फार्म पे कोई भी कास्ट रिजम ना लिखा जाए, तब तो मैं इस आरक्षण को मानूंगा कि हाँ भाई ठीक है, वो आरक्षण के तहत ना आए, कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था खत्म कर दी जाए। जी। अगर ये जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जब सामान्यता सारी चीज़ों में आ जाएगी, तो हमें उसकी भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी तो निकल के आता है ना कि आपको लगता है कि ये सरकार के दबाव में किया गया है, ये कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का फर्स्ट स्टेप है? उससे मैंने जो है होश संभाला है। मैं तब से यही सुनता आ रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी के केंद्र में सरकार हो, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये आरक्षण खत्म करने पर हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तब भी ये डिसीजन आते हैं या तब भी कोई इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं जब चुनाव नज़दीक होता है। ये सारी चीज़ें तभी आती हैं। अभी आपने देखा को चंद्रशेखर ने इस पूरे मुद्दे पर कमेंट किया है, सुना उनका कमेंट? उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने पूछा कि न्यायाधीश को क्या पता कौन सी जाति के हैं, उन्होंने कैसे ये फैसला सुना दिया ऐसे? देखिए, मैं चंद्रशेखर रावण की दी गई बाइट से पूर्णतः सहमत हूँ, उनका समर्थन करता हूँ। उन्होंने वास्तविकता बात कही है। आज की डेट में न्याय पदाधिकारियों में अगर आप गिनती करेंगे तो मात्र 1% SC समाज के लोग आपको मिलेंगे। उसमें भी कॉलेजियन सिस्टम चलता है। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे इस हिंदुस्तान पे मुश्किल से 100-150 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवारों से ही न्यायाधीश निकलते हैं। क्या वो जन्म से पैदा होते हैं न्यायाधीश? आरक्षण पर कुठाराघात है। ये हमारे SC ST समाज को एक तरह से बिल्कुल निर्वक्त करना चाहते हैं। तो हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। इस फैसले के बाद समाज में कोई नाराजगी बढ़ी है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? आज के टाइम में जो भी बेचारे कामगार व्यक्ति हैं, जो मजदूर तबके के व्यक्ति हैं, वो बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी रोजी रोजगार कमा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। यदि उन बच्चों को नौकरी पे नहीं चढ़ाया गया, उनकी नौकरी नहीं लगी, तो उनके परिवार कैसे चलेंगे, कैसे पलेंगे? क्योंकि उनके पास में कोई खेत खलियान या कल पुर्जे, कल फैक्ट्रियाँ, इस तरह से तो कुछ उनका है नहीं। उन्होंने तो जो खाना है कमा के खाना है या नौकरी पा के खाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कालू सिंह है। मैं युवा शक्ति दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कालू जी, मुझे आप एक बार बताइए, आप लंबे समय से सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आया, निंदा करने योग्य है ये फैसला? बिल्कुल निंदा करने योग्य है। ये जो निंदा करने योग्य, आंदोलन करने योग्य है? अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो समाज को बचाने के लिए, समाज के युवाओं का भविष्य बचाने के लिए आंदोलन भी किया जाएगा। और दूसरी बात, ये जो फैसला है ये मुझे तो अपनी सोच से बिल्कुल ये लगता है कि जैसे मनुस्मृति वाला फैसला हो। क्योंकि आप ये देखिए कि इन्होंने कहा है कि
एक डिब्बे में से दूसरा डिब्बा निकालना है। क्रिमिनल वाली जो बात कर रहे हैं कि भाई अब मेरा परिवार है, मेरे परिवार के 10 मेंबर हैं, एक आदमी मेरा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी पे चला गया, तो इसका मतलब 9 आदमियों का हक ख़त्म कर दिया। तो आप एक बात बताइए, ये जो बात लग रही है बिल्कुल प्योर स्मृति की इसलिए लग रही है कि जो हमारे लोग पढ़ लिख के इनके बराबर बैठने लगे तो इन्हें जब कुछ नहीं दिखाई दिया, सरकार का बिल्कुल फेलियर नज़र ये आ रहा है, लोगों को पूरी शिक्षा नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, तो इन्होंने सोचा कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया जाए। न्यायपालिका का सम्मान हम उसी हद तक करेंगे जिस हद तक बाबा साहब ने कहा था कि मैं स्वतंत्र वहीं तक हूँ जहाँ तक किसी की स्वतंत्रता हनन ना हो। हम सम्मान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम सम्मान कर रहे हैं, मगर अगर हमारे बच्चों का या हमारे क्रिमिनल का हमसे नाम लेके हमारा आरक्षण छीना जाएगा, एक तरह का ये आरक्षण छीनने वाला प्रावधान है। अब ये कहना है कि उन लोगों को दिया जाएगा जिन तक इनका आज तक लाभ नहीं पहुंचा। और नहीं पहुंचे तो सरकार का फेलियर है। अगर उस 75-77 साल आप राज्य चला रहे हो, सरकार चला रहे हो, प्रधानमंत्री बन रहे हो, आप यशस्वी प्रधानमंत्री हो, पूरे भारत क्या पूरे संसार में आपका डंका बजता है, तो आप फेलियर नहीं है तो ये क्या है? इन 10 सालों में भी क्यों नहीं पहुंचा पाए उन तक? 10 साल में आप उस आदमी के पास क्यों नहीं गए जो आदमी एक भूख से मर रहा? अभी आपने देखा होगा, ऐसे भी बहुत वीडियो आए हैं कि आदमी को एम्बुलेंस नहीं मिली। पीछे जो अभी कोरोना काल जो हुआ था, ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके बच्चे एक्सपायर हो गए, वो कंधे के लगा के अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं। अभी आप दूरी क्यों जा रहे हैं? देश की राजधानी में 3 बच्चे पढ़ते पढ़ते मर गए। उस राजधानी के अंदर जहां मोदी जी की अगर भतीजी का पर्स खो जाता तो पूरे दिल्ली पुलिस रख के और 72 घंटे के अंदर मुलजिम को भी पकड़ लेती है और उसके बैग को भी ढूंढ के दे देती है, और वहीं 3 बच्चे मर रहे हैं। उन बच्चों का शव भी परिवार को 24 घंटे बाद मिल रहा है। किसी भी कानून को बनाने के लिए सबसे पहले कानून लोकसभा में पास होता, उसके बाद राज्यसभा में पास होता, उसके बाद उसकी अवहेलना हो या उसकी सुपुर्दगी हो तो जब जाके जजों की बेंच पे जाया जाता। इसमें 7 जजेस बैठे और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी बैठे और भी लोग बैठे, मगर इसमें एक जज साहब ऐसे हैं, उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने इसका विरोध किया। जो असहमत थे, लेडी थी वो, उन्होंने इसमें असमर्थ थे, उन्होंने इसमें कहा कि ये ठीक नहीं है। बाला त्रिवेदी जो कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, आपको अगर करना है तो इसमें आपके पास भाई आप कोई समिति बनाइए। जनगणना भी तो होनी चाहिए ना फिर। है जनगणना आप करने रहे, आपको दिख रहा है कि जनगणना अगर हम करेंगे तो हमारा फेलियर होगा, तो अपने फेलियर को टालने के लिए जजों के ऊपर टाल दिया। और आज से पहले हम भी कह रहे थे कि भाई जज साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के अच्छे हैं, आज भी कहने हम अच्छे, मगर अच्छा तो हमारे लिए हुई है जो हमारी अच्छी बात करेगा। तो अगर गलत होगा उंगली उठेगी, पटिशन डलेगी। बहुत लोग हैं अभी जो इसमें लगे हैं, जैसे हमारे वकील साहब भी बता रहे हैं कि भाई हमारे रिटायर जज भी हैं, वकील भी हैं, और अब तो समाज में ऐसा नहीं है कि जज नहीं है या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब इन्हें लग क्या रहा है कि जो हमारे वकील हैं वो भी इनके बराबर लड़ने लगे, जो हमारे लोग हैं वो इनके बराबर बैठने लगे। जलन वाली बात हो गई अब। बिल्कुल जलन वाली, एकदम स्पष्ट जलन वाली बात है। लोकसभा में जाने लगे लोग, जिस बिरादरी के लोगों को आप रात को नहीं निकलने देते थे, दिन में कुछ चलने नहीं देते थे, वो लोग तुम्हारे बराबर में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, तुम्हारे बराबर लोकसभा में बोल रहे हैं, तुम्हारी बात पर टिप्पणी कर रहे हैं, तुम्हारे पर छींटाकशी हो रही है, तो तुम उस बिरादरी से कैसे खुश होगे? मेरे को तो नहीं लगता कि आप उससे खुश हैं। जब इन्होंने राज्य सरकार पे टाल दी है सारी बात, तो इसमें भी क्या प्रावधान है, इसकी भी क्या श्योरिटी है कि राज्य सरकार अपने वोट के लिए राजनीति नहीं करेगी इस पूरे मुद्दे पर? मैं अभी बता रहा था आपको कि बेटा अपराध और बाप दरोगा, जांच दरोगा को दे दी तो कैसे निष्पक्षता मान लेंगे हम? जो सरकार हमारे लिए आज तक राज्य सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई, 77 साल में कुछ नहीं कर पाई, अब उनको एक अधिकार और दे दिया है कि उन्हें ये दिखाई देगा कि ये वकील साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे क्लर्क साहब हैं, ये प्रिंसिपल साहब हैं, भाई ये तो संपन्न है, इनका तो एकदम पहले से नाम काटो, क्योंकि ये तो हमारे विरुद्ध ज़्यादा बोलते हैं, तो उनका सबसे पहले नाम काटेंगे वो लोग। अब बार बार कह रहे हैं कि भाई एक ही परिवार में, अब एक बात बताइए मुझे, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, माँ के लिए तो तीनों बच्चे बराबर हैं, भाई तीनों को माँ पढ़ा रही है और एक बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो ये तो मतलब नहीं हो सकता कि जो हष्टपुष्ट है उसको ये कह दिया जाए कि इसे 15 दिन खाना नहीं दिया जाएगा।
जब तक ये कमज़ोर बच्चा इसके बराबर नहीं हो जाएगा तब तक इसे खाना नहीं दिया जाएगा। तो ये उसको भूखा मारने की साजिश है या उसका उत्थान करने की साजिश है। आप भी तमाम लोगों से मिल रहे हैं, कुछ वकीलों से भी आपने बातचीत की है, तो क्या लग रहा है समाज में इस बात को लेकर रोष है काफ़ी? मेरी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात हुई है और हमने उनसे कहा कि हमारे भी एक सामाजिक संस्था है और हमारा एक एनजीओ भी है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पार्टी बनेंगे और हम इस पर रिव्यू पटिशन बिल्कुल दाखिल होगी, क्योंकि हम किसी के भरोसे अपने बच्चों की ज़िंदगी किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकते। आंदोलन भी होगा? बिल्कुल होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो। मैंने पहले कहा आपको, अगर आंदोलन की ज़रूरत होगी तो आंदोलन किया जाएगा। बस एक हमारी आदरणीय जो नेतागण हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जो हमारे कानून को जानने वाले लोग हैं, जैसे वकील साहब बैठे हैं और लोग बैठे हैं, जैसे ही उनका दिशा निर्देश होगा तो जो उनका दिशा निर्देश होगा उस पर युवा शक्ति दल और सामाजिक संगठन के लोग सब उस पर खरे उतरने का काम करेंगे।